नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर में 18 जून 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके आगामी एग्जाम CHSL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC इंटेलिजेंस ब्यूरो, CPUSI दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, राजस्थान, यूपी पुलिस and other state services like UP PCS, बिहार, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड के साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस के लिए भी यह लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। आज के नेशनल अफेयर्स में यानी राष्ट्रीय मामलों में पहली खबर है, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स डीप सी मिशन। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह ब्लू इकोनॉमी में काफी मददगार सिद्ध होगा। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द डीप सी मिशन विच विल हेल्प इन एक्सप्लोरेशन ऑफ मरीन रिसोर्सेज, यानी समुद्री संसाधनों के लिए, समुद्री संसाधनों की खोज, समुद्री प्रौद्योगिकी के विकास में यह गहरा समुद्र मिशन, डीप सी मिशन बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। द प्रपोजल टू दिस इफेक्ट वॉज अप्रूव्ड इन द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। दिस विल स्ट्रेंथन द ब्लू इकोनॉमी, यानी इसको कहते हैं ब्लू, नीली अर्थव्यवस्था। यानी समुद्र में नीली अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? समुद्र में पाए जाने वाले सभी संसाधनों के दोहन और उसका उपयोग करके अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट करने को यह कहा जाता है ब्लू इकोनॉमी। यानी कह सकते हैं कि ऑन द वन हैंड एज वेल एज हेल्प इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ मरीन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ऑफ मरीन टेक्नोलॉजी। इससे एक तरफ ब्लू इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी, साथ ही समुद्री संसाधनों की खोज और समुद्री प्रौद्योगिकी के विकास में मदद मिलेगी। जैसे हमारे भारत के अगर बात की जाए, हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन को रत्न गर्भा कहा जा रहा है, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल कहा जा रहा है। यही कारण है कि पूरे विश्व की ललचाई निगाहें इस हिंद महासागर की ओर हैं, और यही कारण है कि विश्व के शक्तिशाली देश आज भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत तीन ओर से हिंद महासागर को देखता है, चाहे इधर अरब सागर हो या बे ऑफ बंगाल हो और नीचे पूरा इंडियन ओशियन यहां से, तो ये तीन तरफ से कह सकते हैं। और 7516.16 किलोमीटर इसका तटीय सीमा है। तो यही कारण है कि विश्व के विकसित देश आज भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए आगे आ रहे हैं। तो इससे यह मतलब नहीं कि हिंद महासागर के प्रति उनको कोई प्रेम है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह संसाधनों से भरा पड़ा है, इसे स्टोर हाउस ऑफ मिनरल कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग भी इस मिशन के जरिए हिंद महासागर या अरब सागर या बंगाल खाड़ी के नजदीक के समुद्री संसाधनों का हम अच्छी प्रकार से दोहन कर सकेंगे। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मिनरल बिलो 6000 मीटर इन द सी। डिफरेंट टाइप के खनिज संसाधन 6000 मीटर तक की गहराई तक पाए जाते हैं। इन खनिजों के बारे में अभी कोई रिसर्च हुआ ही नहीं है। तो अंडर दिस मिशन स्टडी एंड सर्वे वर्क विल बी डन ऑन मिनरल्स, यानी इस पे अध्ययन और सर्वेक्षण किया जाएगा, पता किया जाएगा कि कहां पर कितनी गहराई पे कौन से खनिज पाए जा रहे हैं, जीव संसाधन कौन से पाए जा रहे हैं, यानी फ्लोरा एंड फाना, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाएगा। Apart from this, changes in deep sea, including climate change and sea level rise, will also be analyzed. यानी कि यहाँ पर हम लोग इसका भी डिस्कस करेंगे इस मिशन के माध्यम से कि यहाँ पर कहां पर कौन से द्वीप डूबने की कगार पर हैं या कौन सा द्वीप उठ रहा है, समुद्र का तल बढ़ रहा है तो वो क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्लाइमेटिक रीजन है कि तात्कालिक रीजन है, इन सब का अध्ययन करेगा यह मिशन। तो दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी विल आल्सो बी स्टडीड अंडर द डीप ओशियन रिलेटेड मिशन, यानी यह समुद्री क्षेत्र में पाई जाने वाली जैव विविधता का भी अध्ययन यह करेगा। अंडर दिस एन एडवांस मरीन स्टेशन विल बी
established to gather information about marine biology, यानी एडवांस मरीन स्टेशन की यहां पर स्थापना की जाएगी और इस तरह से समुद्रीय जीव विज्ञान के बारे में ज्ञान अर्जित करेगा। इसके अलावा थर्मल एनर्जी पर भी यहां रिसर्च और स्टडी की जाएगी। अभी तक भारत के अलावा ओनली 5 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, अमेरिका, रशिया, फ्रांस, जापान, चाइना हैव टेक्नोलॉजी इन दिस रिगार्ड, यानी इन 5 देश के पास ही इस प्रकार की प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। छठा देश हमारा भारत है। सच टेक्नोलॉजी इज नॉट फ्रीली अवेलेबल, यानी ऐसी प्रौद्योगिकी मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं है। इन सच ए सिचुएशन दिस मिशन इटसेल्फ will also pave the way for the development of this technology. The mission will be completed over a period of 5 years with an estimated budget जो रखा गया है 4077 करोड़ रुपए का यह मिशन पूरा किया जाएगा। It will be implemented in phases, इसको चरणों में, यानी पहला चरण 2021 to 2024 के दौरान इसे लागू किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा। The estimated cost of the first phase for 3 years in 2823.4 करोड़ रुपए। और द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ये भी याद रखना कि यह डीप ओशियन जो मिशन है यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस मिशन को लागू करने वाला नोडल मंत्रालय होगा। द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस विल बी द नोडल मिनिस्ट्री फॉर इंप्लीमेंटिंग दिस मिशन। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंटरनेशनल अफेयर्स में। ग्लोबल पीस इंडेक्स, वैश्विक शांति सूचकांक आ चुका है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस किसके द्वारा? सिडनी कहां है? ऑस्ट्रेलिया में महत्वपूर्ण, सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन ऑस्ट्रेलिया में मकर रेखा बीचों बीच गुजरती है। तो बीएससी, एमए, पीएचडी, तो ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न, एडिलीड, पर्थ, ऐसे याद रखना तो याद हो जाएगा। ब्रिस्बेन, बीएससी, एमए, पीएचडी, पर्थ जो है यहां पर है। होबार्ट नीचे है, ये तस्मानिया की राजधानी है, और ऊपर ये डार्विन है, मैप में देखेंगे तो सिडनी जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। यहीं पर ग्लोबल पीस इंडेक्स का 15वां संस्करण है, 15th एडिशन। तो इसमें 163 इंडिपेंडेंट स्टेट एंड टेरिटरीज अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ पीस प्रेवलेंट इन देम। और यह रिकॉर्ड शांति के रुझानों, इसके वित्तीय मूल्य, शांतिपूर्ण समाजों को बढ़ावा देने के तरीके पर अब तक का सबसे पूर्ण डेटा संचालित मूल्यांकन करता है। तो दोस्तों नंबर 1 पे आइसलैंड पिछले 2008 के बाद से प्रथम स्थान, सबसे शांत प्रिय देश है। कहां है? नॉर्थ में स्थित है, आर्कटिक रीजन के पास स्थित है, यानी टेम्परेट रीजन और आर्कटिक रीजन के बीच में है। इसकी कैपिटल है रिक्जाविक। इट इज ज्वाइन एट द पिनेकल ऑफ द इंडेक्स बाय, इसके बाद न्यूजीलैंड का स्थान है दूसरे स्थान पर, डेनमार्क तीसरे स्थान पे है, पोर्तुगल चौथे स्थान पर है, पांचवें स्थान पर है स्लोवेनिया है। और अफगानिस्तान लगातार 4 सालों से सबसे अशांत देश के रूप में ठहरा हुआ है, यानी 163rd रैंक है किसकी? अफगानिस्तान की। उसके बाद यमन की है, यहां पर विद्रोह चल ही रहा होता है, 2011 से ही चल रहा है। तो यह जो है यमन, जिसकी यहां पर याद रखना इसकी राजधानी साना है, यहां मोका नामक काफी पाई जाती है। और सीरिया है, दक्षिण सूडान है, इराक है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि सबसे अशांत अगर बात की जा रही, तो आप देख रहे हैं ना ये देश यमन, सीरिया, और ये कहां है? ये दोनों देश एशिया में हैं। इराक एशिया में है, अफगानिस्तान एशिया में है, और साउथ सूडान कहां है? अफ्रीका महाद्वीप, सूडान से निकला हुआ देश है, जिसकी कैपिटल जुबा है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो यह जितनी भी अशांति है इन्हीं विकासशील देशों में, कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था कमजोर है, गरीबी है, और साक्षरता का अभाव है, और अभी डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह के, जैसे साउथ एशिया में भारत अपने पिछले वर्ष की रैंकिंग में 2 पायदान उठकर, यानी इसकी 135 रैंक है, ये याद रखिएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। वहीं भूटान और नेपाल को इस क्षेत्र में सबसे पहले और दूसरे शांति प्रिय
के रूप में नियुक्त, यानी पहले अगर दक्षिण सार्क देशों में बात की जाए तो सबसे खुशहाल कौन है? भूटान, शांत है, नेचर के नजदीक है, उसके बाद नेपाल है, और बांग्लादेश को जो है यहां पर देख रहे हैं ना 163 में 91 स्थान पर है। तो इस तरह से तीसरा सबसे शांतिपूर्ण जो है दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, इंडिया अपना 5वें स्थान पर है, और इसी तरह से श्रीलंका की रैंकिंग गिरी है, फिर भी वह 4थे स्थान पर है। तो यह ध्यान रखेंगे। और इस तरह से पाकिस्तान 150वें स्थान पर और दक्षिण एशिया में 6ठे स्थान पर है। अफगानिस्तान सबसे नीचे रहेगा। अब सब सहारा अफ्रीका में मैंने क्या कहा, मॉरिशस सबसे शांत प्रिय देश है। मॉरिशस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी बहुत आगे है, यानी अफ्रीका महाद्वीप में टॉप पे है। इसकी कैपिटल पोर्ट लुइस है। और सबसे निचले स्थान पे कौन है? साउथ सूडान, मैंने बताया ही था। इसी तरह से सेंट्रल अमेरिका एंड कैरेबियन सी में यहां पर भी शांति थोड़ी कम हुई है। कोस्टा रिका की 39 रैंक है, वहीं मैक्सिको का 140 है। इसी तरह से साउथ अमेरिका में उरुग्वे 47 के साथ सबसे शांतपूर्ण, लेकिन सबसे बुरी स्थिति वेनेजुएला की है 152, चूंकि वहां पर निकोलस मादुरो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, वहां की इकोनॉमी बहुत ही ध्वस्त हो चुकी है। तो यह जो है इस वजह से अर्जेंटीना 68 रैंक पर है और वेनेजुएला सबसे कम है साउथ अमेरिका में। तो इस तरह से कॉन्टिनेंट वाइज भी इसको आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। न्यू वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस फाउंड इन 29 कंट्रीज नेम एज लेम्डा। जैसे गामा, बीटा, जीटा आपने सुना होगा, हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे अपने यहाँ अल्फा, डेल्टा ने जो है तहलका मचाया सेकेंड लहर में, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लैम्डा, नया रूप जो है इसको लैम्डा बता रहे हैं। तो न्यू रिसर्च एंड स्टडीज आर बीइंग डन एवरी डे रिगार्डिंग कोरोना सो दैट मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन कैन बी फाउंड अबाउट द ओरिजिन ऑफ कोरोना। तो लगातार इस पर अध्ययन किया जा रहा है, रिसर्च किया जा रहा है। WHO ने कहा है कि 29 देशों में कोरोना का नया वेरिएंट मिला है जिसका नाम रखा गया है लैम्डा। तो यह जो है दोस्तों, यह किस देश से निकला है? तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पेरू यहां पर स्थित है ना, ये चिली है, ये पूरा अर्जेंटीना, उरुग्वे है, पराग्वे है, हाँ याद रखना, और ये पूरा ब्राजील है ही। इधर छोटे छोटे देश हैं, यहाँ पर आप देखेंगे बोलीविया, ये पूरा इक्वाडोर आ जाता है, ये बीच में जो है बोलीविया और पराग्वे दो लैंडलॉक्ड हैं और सारे जो है कोस्टल को टच करते हैं। मानचित्र में आप मैप में देखिएगा इसको। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पेरू में पाया गया, इसकी कैपिटल लीमा है, इसी के नीचे जो है चिली है, ध्यान रखेंगे। तो पेरू में जो है 81% संक्रमित मामले पाए गए अप्रैल 2021 से। तो वहीं चिली में भी, यहाँ पर भी मिला है, चिली में भी 60 दिनों में 32% केसों में कोविड-19 का नया वेरिएंट देखा गया है। इसके अलावा अर्जेंटीना और इक्वाडोर में भी यह मामले देखे गए। तो यही कारण है कि लैम्डा वंश में उत्परिवर्तन, इसमें म्यूटेशन हो रहा है जो संक्रमण क्षमता को और इंक्रीज कर देगा। यह एंटीबॉडी के लिए वायरस के प्रतिरोध को मजबूत कर सकता है। और जैसे डेल्टा वेरिएंट के बारे में कहा जा रहा है कि अब तक सबसे ज्यादा अगर तबाही मचाया था तो वह था डेल्टा वायरस या डेल्टा वेरिएंट, जो कि अपने भारत में इस बार लाखों लोग काल के गाल में समा गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी में। गवर्नमेंट अपॉइंट आशीष चंदोरकर, याद रखेंगे इनका नाम, आशीष चांदोरकर एज डायरेक्टर एट इंडियाज WTO मिशन। WTO मिशन में इनको निदेशक काउंसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। आशीष चांदोरकर ए प्राइवेट पर्सन, पहली बार ऐसा हो रहा है कि WTO में किसी निजी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। चांदोरकर इज द डायरेक्टर ऑफ समाही फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च, ए बेंगलुरु बेस्ड पॉलिसी थिंक टैंक। और चांदोरकर जो है पॉलिसी और रिसर्च के निदेशक भी हैं और WTO में 164 मेंबर हैं और भारत इसका 95 से ही मेंबर है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, जाम्बिया सुना होगा देश। इट इज ए लैंड लॉक्ड कंट्री इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यहीं बीच में है। इसकी कैपिटल लुसाका है। वहां के पहले राष्ट्रपति केनेथ कोंडा का निधन हो गया है, वह निमोनिया से ग्रसित थे। कोंडा जो है गांधीवादी विचारधारा के नेता थे। अफ्रीकी देश को जो है अफ्रीकी देशों में इन्होंने अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन को समाप्त किया था और 1964 से लेकर 1991 तक यह
क्या थे, राष्ट्रपति रहे हैं जाम्बिया की। और दोस्तों यहाँ पर जाम्बिया देख सकते हैं, तंजानिया टच करता है इसकी, यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो करता है, अंगोला करता है, इसकी राजधानी लुआंडा है, नामीबिया भी देखिए कर रहा है, इसकी विंडहोक है, बोत्सवाना की गैब्रोने है, ये भी टच कर रहा है, जिम्बाब्वे की हरारे है, ये भी टच कर रहा है, मोजाम्बिक की मापुतो है, मलावी की बमाको है, ये सब टच कर रहा है। ये ग्रेट बैरियर रीफ भी जा रही है यहीं से। लैंड लॉक्ड कंट्री है, इसकी जो वो करेंसी है जाम्बियन क्वाचा, और राजधानी लुसाका है। वर्तमान में राष्ट्रपति एडवर्ड लुंगस हैं, याद रखेंगे लुंगू, हाँ ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों बुक्स एंड अवार्ड्स में। ये 10 पुस्तकें, इनको याद रखिएगा। सियासत में सदस्यता, विजय कुमार। विशेष कोट टू विन, निरुपमा यादव। 281 एंड बियॉन्ड, आर कौशिक। प्रीति सिनॉय की पुस्तक है द रूल ब्रेकर्स। घाट्स ऑफ बनारस, डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी। महाराणा प्रताप द इनविजिबल वॉरियर, रीमा हुजा की बुक है। राज कपूर द वन एंड ओनली शोमैन, रितु नंदा की पुस्तक है। क्रिकेट द्रोण, जतिन परांजपे और आनंद बसु। शिखर को छूते ट्राइबल्स, संदीप मुरारका की बुक है। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, रस्किन बॉन्ड की बुक है। तो ऐसे ही इनको 10-10 का आप सेट बनाकर याद करते चलिए। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में। इंडिया रैंक सेकंड इन शेयर ऑफ सेंट्रल बैंक सरप्लस। भारत दूसरे स्थान पर है तुर्की के बाद, यानी वित्त वर्ष 2020-21 में सरकार को सरप्लस अमाउंट ट्रांसफर करने के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 में आरबीआई ने सरकार को 99,122 करोड़ रुपए का सरप्लस ट्रांसफर किया, जो जीडीपी का 0.44% है। एट द सेम टाइम द सरप्लस अमाउंट ट्रांसफर्ड बाय टर्की सेंट्रल बैंक टू द गवर्नमेंट 50% ऑफ जीडीपी, 0.50 ध्यान रखना, हाँ 0.50%। और हमारे देश का क्या है 0.44। तो नंबर 1 पे कौन है, टर्की है। तीसरे नंबर पर मलेशिया है, चौथे पे स्वीडन है, पांचवें पर केन्या है। तो लास्ट मंथ, पिछले महीने, द आरबीआई ट्रांसफर्ड ए सरप्लस ऑफ 99,122 करोड़ टू द गवर्नमेंट, जबकि पिछले 2019-20 में 57,128 करोड़ रुपए दिए थे, जो 73% अधिक है। और फाइनेंशियल ईयर 20 में आरबीआई चौथे स्थान पर था, इस बार दूसरे पे आ गया है। और इस आरबीआई पास पैसा कहां से आता है, तो द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ आरबीआई इज इन्वेस्टमेंट मेड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, गोल्ड एंड फॉरेक्स एंड बॉन्ड ट्रेडिंग इन फॉरेन मार्केट्स। आरबीआई हैड ए रिकॉर्ड सरप्लस दिस टाइम बिकॉज लास्ट ईयर द बैंक वॉज एक्टिव इन बोथ द गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। आपने देखा ही होगा कि भारत, अभी कल ही बताया था, 600 बिलियन से ज्यादा हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार आ गया है। द बैंक सोल्ड डॉलर्स एट ह्यूज प्रॉफिट एंड बॉट रिकॉर्ड बॉन्ड्स इन द मनी मार्केट विच हैव गिवन गुड रिटर्न। तो इन सब माध्यमों से आरबीआई के पास पैसा आता है। और यहां पर देख रहे हैं कि रिपोर्ट में कहा गया है कि जीडीपी के 0.5% और 1% के बीच की सीमा केंद्रीय बैंक को बिना किसी दबाव के मॉनेटरी पॉलिसी का फैसला लेने में हेल्प करती है। और आरबीआई के बारे में जानते ही हैं, कई बार बता चुका हूं, शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं, मुंबई में हेडक्वार्टर है, वो 1935 में स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं स्पोर्ट न्यूज में दोस्तों। ओलंपिक गेम बहुत जल्द होने वाले हैं, जुलाई में ही शुरू हो जाएंगे। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेगा। तो टोक्यो खेलों के लिए 16 सदस्यीय महिला हॉकी टीम चुनी गई है भारत ने 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चलने वाले टोक्यो खेलों के लिए। तो इसमें जो है इस बार बहुत अच्छी बात है कि 16 सदस्य में 8 सदस्य फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी ओलंपिक गेम में, और 8 सदस्य पहले भी ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। हालांकि अभी तक भारतीय महिला हॉकी टीम 3 बार हॉकी में गई है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें जो है महत्वपूर्ण, तो 2016 के रियो ओलंपिक में भी जा चुकी है, यह प्रतिनिधित्व हमारा भारत कर चुका था और ठीक ठाक प्रदर्शन रहा। और इस तरह से ओलंपिक में डेब्यू करने वाली 8 खिलाड़ी, ड्रैग फ्लिकर, गुरजीत कौर, उदिता, निशा, नेहा, नवनीत कौर, शर्मिला देवी, लाल रेमे सियामी और सलीमा टेटे, इतनी है ये लोग जो पहली बार पार्टिसिपेट कर रही हैं। और यह जो है लाल रेमसियामी जो टीम में जगह बनाने वाली मिजोरम की
पहली खिलाड़ी हैं। तो इस तरह से टेटे ने ब्यूनस आयर्स में 2018 के युवा ओलंपिक खेलों में भारतीय टीम की अगुवाई की थी, जिसमें सिल्वर मेडल जीता था। एट एक्सपीरियंस प्लेयर में जैसे कप्तान रानी रामपाल के अलावा गोलकीपर सविता, दीप ग्रेस एक्का, सुशीला चानू, पुखरामबाम, मोनिका, निक्की प्रधान, नवजोत कौर और वंदना कटारिया शामिल हैं। तो इस तरह से तीसरी बार ओलंपिक में शिरकत करेगी भारतीय टीम, लगातार दूसरी बार 2016 में भी और इससे पहले 1980 में क्वालिफाई किया था। तो यह तीसरी बार क्वालिफाई किया है। हॉकी इंडिया टीम के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र नेंगोमबाम हैं। भारतीय महिला टीम की जो मुख्य कोच सोल्ड मारिन हैं और यह टीम इस प्रकार है, इसे जरूर देख लें। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेज में। आज सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे है 18 जून को। इसको ठीक कर लीजिएगा, 18 जून प्लीज। तो सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 18 जून। इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है, पर्पज ऑफ celebrating this day is to focus on emphasizing the need for sustainable gastronomy, यानी सतत गैस्ट्रोनॉमी, ये ध्यान रखेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2016 को इसे गैस्ट्रोनॉमी डे के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो गैस्ट्रोनॉमी में क्या होता है? द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फूड एंड कल्चर। Sustainable gastronomy plays a major role in promoting agriculture development, food security, nutrition, sustainable food production and biodiversity। यानी हम नेचुरल फूड्स की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे कि सतत हम लोगों को मिल सके और बिना जैव विविधता को नुकसान किए हुए। तो गैस्ट्रोनॉमी में कह सकते हैं समटाइम आल्सो कॉल्ड द आर्ट ऑफ कुकिंग और द आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग फूड। It can also be cooking method associated with a specific region. Gastronomy often refers to local food and kitchen arrangement, यानी स्थानीय भोजन और रसोई संबंधी व्यवस्था को भी संदर्भित करता है। तो sustainable is an idea that is accomplished such as agriculture, fishing, perhaps food preparation in such a way that is not wasteful to our natural resources and probably last for a long time without being harmful to our environment or health। यानी हमारे पर्यावरण को स्वास्थ्य के हानिकारक होए बिना भी यह लंबे समय तक हम इसे यूज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री का वैदिक कल्चर की डिस्कस करेंगे। तो वैदिक काल यह कब आया? सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक काल आता है। यह आप लोगों ने, जैसे उस दिन हम लोगों ने सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा था, और वैदिक सभ्यता को हम जनरली दो भागों में बांट लेते हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक 1500 to 1000 ईसा और उत्तर वैदिक 1000 to 600 ईसा पूर्व में किया गया है। तो इस तरह से आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल स्थान मिडिल एशिया बताया था। आर्यों द्वारा निर्मित वैदिक सभ्यता कहलाई और यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, और आर्यों की जो भाषा थी, लैंग्वेज, वो संस्कृत थी। तो आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। इसमें जो है आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में था, जैसे कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। तो ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी, विश के प्रधान को, हेड को विशपति कहा जाता था, जन के शासक को राजन कहलाते थे। इसी तरह से तो यह प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो हम इसमें वैदिक साहित्य की बात कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत 4 वेदों, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ इसके अंतर्गत आए, अरण्यक, उपनिषदों का परिगणन। तो एक एक करके आज हम सिर्फ ऋग्वेद की चर्चा करेंगे। और वेदों का जो कह सकते हैं कंपाइलर थे, वह वेद व्यास जी थे। कृष्ण द्वैपायन व्यास को माना जाता है। वेद शब्द संस्कृत के विद धातु से बना है। और वेद त्रयी, अब याद रखना, वेद त्रयी में कौन कौन से आएंगे? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। और वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। हाँ, the Vedas are called अपौरुषेय. The Vedas have been called Shruti because of the Guru making the disciples memorize orally. यानी कैसे नहीं, कंठस्थ कराने, याद करा देते हैं वेदों को, श्रुति की संज्ञा दी गई है। तो ऋग्वेद के बारे में हम बात करेंगे, तो इसमें जो है 10 मंडल हैं, टोटल 10 मंडल, और जिसमें 1028 सूक्त है और कुल ऋचाएं 10,580 हैं।
तो ये ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। जैसे सामवेद को क्या है, संगीत का जनक कहा जाता है, तो अभी मैं ऋग्वेद के बारे में बता रहा हूं। जैसे अथर्ववेद में क्या है, जादू टोना टोटका मैजिक ये सब था। तो ऋग्वेद मानव जात की प्राचीनतम रचना मानी जाती है। इसमें बहुदेववाद, एकेश्वरवाद, एकात्मवाद का भी डिफाइन किया गया है। There are 33 gods and goddesses mentioned in Rigved. तो जैसे like सूर्या, उषा, अदिति have been described in the Veda. और इसमें जो देवताओं में इंद्र सबसे, सोम देवता, लेकिन सबसे सर्वमान और शक्तिशाली देवता इंद्र को माना जाता है। इनका 275 बार जिक्र किया गया है। इसी तरह से 25 नदियों का भी उल्लेख किया गया है। पूछ लेता है, सिंधु नदी का वर्णन अधिक है, लेकिन सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। और कई बार उल्लेख हुआ है इसका भी। गंगा और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। जैसे 10 मंडल हैं तो 2 से 7 तक जो है वह एंशियंट हैं, प्राचीन हैं, जबकि प्रथम और दसम मंडल जो थे वो बाद में जोड़े गए। तो 9वां मंडल में क्या है, सोम रस की प्रशंसा की गई है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। और 7वें मंडल में सुदास तथा 10 राजाओं के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है, जिसमें सुदास की जीत हुई थी। इसी तरह से ऋग्वेद में जन 275 टाइम इसका जो है उल्लेख किया गया है। विष को 170 बार, मैंने बताया था ना, विष के जो है प्रधान को विषपति कहा जाता है, ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी, और जन के शासक को राजन। तो जन 275 टाइम यूज किया गया है। और इस वेद में गाय के लिए अहन्या शब्द का प्रयोग भी किया गया है। गार्गी, अपाला, घोषा, इन सब का नाम आता है। ऋग्वेद में कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं। जो अविवाहित कन्याएं रह जाती थी तो उनको अन्याओं को अमाजू कहा जाता था। सीधे सीधे फैक्ट आ जाता है एग्जाम में। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, सुना होगा ना। तो यह जो है ऋग्वेद से ही लिया गया है। कृषि का, एग्रीकल्चर का भी उल्लेख 24 टाइम हुआ है। ऋग्वेद में राजा का पद वंशानुगत हुआ करता था। इन दिस वेदा the word Sapt Sindhu is used everywhere for the abode of Aryans. तो इस वेद में आर्यों के निवास स्थल के लिए सर्वत्र सप्त सिंधु का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से हमने ऋग्वेद के बारे में, इसी तरह से सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बारे में भी चर्चा करेंगे। सिर्फ फैक्चुअल बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो। अब बात करते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में ज्योति गर्ग, रुपिंदर कौर, वीरपाल सिंह, रोली सरोज, विनोद जायसवाल, अभिनव मिश्रा, एवी इंसाइट, अंकिता राठौर, एकता, नीतीश, अजय सिंह, निधि राठौर, विवेक यादव, अजय कुमार, संजय नेगी, मिली, उज्जवल चौबे, आर्ची तिवारी, फील प्राउड, मोनिका तिवारी, मोहम्मद हसन, सूरज उपाध्याय, निकेत, इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं। आशा करता हूं कि आज और ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, विच मिशन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द सेंटर फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ मरीन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ऑफ मरीन टेक्नोलॉजी? ब्लू सी मिशन, वाटर एक्सप्लोरेशन, डीप सी मिशन, ओशियन मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस सिचुएटेड? सिडनी, पेरिस, लंदन, टोक्यो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेम हैज WHO given to the new variant of corona that has been found recently in 29 countries of the world? Lambda, Zeta, Beta, Delta. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? 130, 132, 135, 139। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? स्टीफन हॉकिंस, रस्किन बॉन्ड, जोसेफ बाइडेन, अरुंधति रॉय। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर एट इंडियाज WTO मिशन? ब्रिजेंद्र नवनीत, JS दीपक, राजीव टोपनो, आशीष चांदोरकर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडियाज नंबर इन द ट्रांसफर ऑफ सरप्लस अमाउंट बाय द सेंट्रल बैंक टू द गवर्नमेंट? पहले स्थान पे है, दूसरे पे, तीसरे पे कि चौथे पे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द अपकमिंग ओलंपिक गेम हाउ मेनी फीमेल प्लेयर फ्रॉम द इंडियन हॉकी टीम आर पार्टिसिपेटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम in Olympic game? 4, 5, 7 and 8. And next question है, when is Sustainable Gastronomy Day celebrated? 13, 14, 15, 18 June.
एंड लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदा, यानी निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम वेद या एंशियंट वेद कौन सा है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।